आइए स्टूडेंट जानते हैं एचआईवी के बारे में। इससे पहले हम आपको एचआईवी की संरचना के बारे में खोज थोड़ा सा मैंने बताया था कि खोज किसने की थी और क्या कैसे इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है ना। सारा डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यानी कि संरचना की बात कर रहे हैं एचआईवी की। आपके सामने मैंने एक एचआईवी का स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है ना, जिसमें नेमिंग मैंने करी है लिपिड मेम्ब्रेन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन 7, पी का मतलब होता है प्रोटीन 7, कैप्सिड की वॉल है, प्रोटीन 17 है, ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोप्रोटीन 120 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट, मैंने बना दिया है। तो इसको आपको समझना है कैसा क्या होता है। एचआईवी का स्ट्रक्चर होता है वो गोलाकार आकृति में दिखाई देता है, गोलाकार आकृति में दिखाई देता है। और इस स्ट्रक्चर में ये कैसा होता है, ये आवरण युक्त होता है, ठीक है स्टूडेंट। कैसा होता है, आवरण युक्त होता है। इसकी संरचना कुछ कैसी होती है, जटिल होती है। ये बाहरी चारों ओर से एक आवरण से ढका होता है जिसे लिपिड कहते हैं। ये लिखा है लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन जुड़े होता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आरएनए भरा हुआ है, ये लिखा है वायरल आरएनए। इसके अंदर एक सूत्री का मतलब ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एक सूत्री क्या होता है, आरएनए होता है। अब हम इस जो एचआईवी का स्ट्रक्चर है, इस गोलाकार स्ट्रक्चर में सबसे बाहरी जो लेयर आप देख रहे हैं, सबसे बाहर की ओर जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की, यानी लिपिड मेम्ब्रेन की बनी हुई है। इस लिपिड प्रोटीन के चारों ओर आप देख रहे हैं एक घुंडी नुमा रचना पाई जाती है, ठीक है ना। घुंडी नुमा रचना पाई जा रही है। इस घुंडी नुमा रचना को हम लोग बोल रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120। क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120। यानी हम कह सकते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है वो किससे जुड़ा होता है, आंतरिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ये इंटरनल मेम्ब्रेन है। इस इंटरनल मेम्ब्रेन को क्या कहा गया है, देखिए कहीं नेमिंग है इंटरनल मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन 17, यानी कह सकते हैं प्रोटीन 17 का एक लेयर पाई जाती है किसके अंदर, एचआईवी के अंदर। इस प्रोटीन 17 से आप देख रहे हैं ये घुंडी नुमा रचना जुड़ी है। लंबे लंबे जो रॉड के शेप्ड के आकार की रचना, स्टूडेंट जो रॉड के शेप्ड की आकार की रचना है उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और कौन सा, 41, ग्लाइकोप्रोटीन 41 पाया जाता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन 14 के ऊपर की ओर देख रहे हैं आप ऐसे करके, ये ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर की ओर ग्लाइकोप्रोटीन 120 जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 जुड़ा होता है। दूसरी बात, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 देख रहे हैं घुंडी नुमा रचना, यही क्या करता है, पोषद, पोषद समझते हैं ना, पोषद मतलब वो व्यक्ति जिसको ये संक्रमित करता है, यानी कि जीव के शरीर पे अटैच होता है। इसी के द्वारा ये क्या करता है, घुंडी नुमा रचना क्या करती है, उसके बॉडी वॉल से अटैच होती है। अटैच होने के बाद वहीं से क्या हो जाता है, संक्रमण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी कि यही ग्लाइकोप्रोटीन जो 120 है याला, इसी के द्वारा मनुष्य की बॉडी में ये क्या करता है, अटैच, जुड़ जाता है, चिपकता है, अटैचमेंट हो जाता है, जिससे व्यक्ति का शरीर संक्रमित हो जाता है, अर्थात वो एचआईवी से संक्रमित हो जाता है। ठीक, अंदर की बात कर लें, इसके एचआईवी के अंदर की ओर, ठीक है, एचआईवी के अंदर की ओर माला, मोतियों की माला की भांति, मोतियों की माला की भांति एक लेयर पाई जाती है जिसे कैप्सिड लेयर कहते हैं। तो कहते हैं कैप्सिड लेयर कहते हैं। स्टूडेंट बात समझ रहे, बहुत ही शॉर्टकट में जो बोर्ड पे लिखा है वही मैं बता रहा हूँ आपको, कैप्सिड लेयर कहते हैं। इस कैप्सिड लेयर के अंदर, इस कैप्सिड लेयर के अंदर एक सूत्री, यहाँ पर लिखा है मैंने, एक सूत्री क्या भरा होता है, आरएनए। एक सूत्री आरएनए होता है, ये देख रहे हैं आप, ये एक सूत्री क्या है, आरएनए होता है, जिसे हम लोग वायरल आरएनए कहते हैं। ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे वायरल आरएनए कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इसके अंदर एचआईवी की स्ट्रक्चर संरचना के अंदर प्रोटीन 7 भी होता है।
प्रोटीन 7 भी होता है और रिजर्व ट्रांसक्रिप्शनलेस भी पाया जाता है। रिजर्व जो ट्रांसक्रिप्शनलेस होता है ये बॉडी के अंदर पहुंचकर क्या करता है, बॉडी के अंदर जब पहुंच जाता है तो यही आरएनए को जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यही रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन जो होता है बॉडी के अंदर संक्रमित भाग पर और भी ज़्यादा प्रभावित उसको बना देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है स्ट्रक्चर। आप बहुत कुछ खास इसमें नहीं है, आप इसको समझ लें और समझें। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग जान लें HIV एड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या है लक्षण, कैसे पहचानेंगे कि व्यक्ति HIV से पॉजिटिव है। नंबर फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है बुखार आना। यदि व्यक्ति को लगातार कंटिन्यू बुखार आ रहा है तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि वो HIV से ग्रसित हो। शरीर पर रैशेस हो जाते हैं, खुरदरापन हो जाता है, ऐसी कंडीशन में चेक कराना चाहिए और ये तत्काल डॉक्टर से सलाह लेकर ये पता लगाना चाहिए कि रैशेस क्यों आ रहे हैं। हो सकता है कि जो आपके रैशेस हैं शरीर पर वो HIV के लक्षण हो। गले में कंटिन्यू क्या रहता है, खराश बनी रहती है, गले में जल्दी खराश ठीक नहीं होती, सिर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, दर्द रहता है, पेट की खराबी हर समय कंटिन्यू बनी रहती है, लगातार सूखी खांसी आ रही है। ये सब लक्षण क्या है, HIV के पॉजिटिव के लक्षण दर्शा रहे हैं। तेज़ी से आपकी बॉडी का अगर वज़न घट रहा है, अगर बॉडी का क्या है वज़न घट रहा है तो भी क्या है HIV का लक्षण हो सकता है। मैं क्लियर नहीं कह रहा हूँ कि हाँ होता ही है, ऐसा नहीं है, हो सकता है। रात में अगर बॉडी से बहुत ही अत्यधिक मात्रा में आपके पसीना आता है तो वे भी सिम्टम्स क्या हैं HIV के हो सकते हैं। कई तरह से गंभीर रोगों से अगर व्यक्ति ग्रसित हो रहा है, ठीक है ना, ग्रसित हो रहा है तो भी क्या है, हो सकता है कि वो HIV से ग्रसित हो। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो है आपका ये है 9वां नंबर जो आप देख रहे हैं, कई तरह से, ये सबसे खास पहचान है HIV वाले व्यक्तियों की कि वह कई तरह रोगों से, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट मैंने बताया है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, इसका नष्ट हो जाता है। HIV का जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जब नष्ट हो जाएगा तो हमारी बॉडी क्या होगी, अनेक रोगों से ग्रसित हो जाती है और जब ग्रसित हो जाएगी तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, हमारा शरीर बिल्कुल से टूट जाएगा और मृत्यु के कगार तक पहुंच जाएंगे। इस अगला पॉइंट लिखा है बहुत कमज़ोरी, शरीर में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है पेशेंट अगर उसको HIV पॉजिटिव है तो ये लक्षण, ये स्टूडेंट, ये सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम देख रहे हैं आप, ये सारे क्या हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं किसके, HIV के। HIV के सिम्टम्स हैं ये, किसके हैं ये, HIV के सिम्टम्स हैं जिसको बोलते हैं लक्षण। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट जानते हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में। ठीक है, ये है आपका बैक्टीरियोफेज वायरस और इसकी नेमिंग कर दें हम आपको, पहले बता दें हम आपको क्या है। इसकी खोज वैज्ञानिक फ्रेडरिक्स W. टूवर्ड ने सन 1915 में किया था। ठीक है, इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज की थी। मैं आपको बता दें ये एक प्रकार का वायरस है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंडीशन क्या है कि इसे बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। बैक्टीरियोफेज का मतलब ये हुआ कि ये बैक्टीरिया को भक्षण करता है, जीवाणु भोजी कहते हैं। तो जीवाणुओं का भोजन करना यानी जीवाणुओं को भक्षित करना, ये एक प्रकार का वायरस है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीवाणु भोजी वायरस अर्थात बैक्टीरियोफेज वायरस। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये एक प्रकार का परजीवी वायरस है, दूसरों पर आश्रित रहता है तथा ये प्रायः प्रकृति में उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं अर्थात बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप बात मेरी। बैक्टीरिया देखा है आपने, बैक्टीरिया आपके सामने ये है और जिस बैक्टीरिया को देखते हैं इसी बैक्टीरिया को ये क्या करता है, संक्रमित करता है। कौन, जीवाणु भोजी वायरस यानी बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें मैंने क्या लिखा है, इसकी संरचना कैसी होती है, जटिल होती है। ये 200 से लेकर 2800 MU लंबाई व्यास के होते हैं।
ठीक है, लंबाई के होते हैं, ठीक। और ये प्रकार के बहुत ही सूक्ष्म क्या होते हैं, कण होते हैं। ये प्रायः शुक्राणु की भांति मनुष्य के अंदर शुक्राणु पाया जाता है वृषण के भाग में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पर्म। शुक्राणु की तरह ही दिखाई देता है, शुक्राणु जैसे होता है वैसे ही दिखाई देता है। और ये हेड, नेक और टेल में बटा होता है। स्टूडेंट समझ रहे हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये हेड, नेक और टेल में बटा होता है। हेड, नेक, टेल हम आपको बताएंगे कहाँ होता है, बटा होता है। सिर जो होता है षटकोणी होता है। षटकोणी मतलब बेंजीन के आकार का, ठीक। चारों ओर से प्रोटीन के आवरण से ढका होता है। सिर में न्यूक्लिक अम्ल होता है जिसे डीएनए कहते हैं। आइए देखते हैं, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक। ये जो पदार्थ भरा है इसको बोलते हैं डीएनए, ठीक। क्या बोलते हैं, डीएनए। और ये चारों ओर से प्रोटीन के आवरण से क्या होता है, ढका होता है। इतना जो भाग आप देख रहे हैं, इतने भाग को बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हेड। ये भाग, यहाँ वाला भाग देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं नेक। नेक मीन्स गर्दन, ठीक, ये नेक है। और इतना जो आप यहाँ से लेकर ये पूरा भाग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टेल, ठीक। टेल के नीचे एक प्लेट होती है जिसको बोलते हैं टेल प्लेट। टेल प्लेट, ठीक है स्टूडेंट, टेल प्लेट बोलते हैं। और टेल प्लेट से पतले पतले तंतु जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं टेल फाइबर। टेल फाइबर बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, आप संरचना समझ लीजिए। बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है वो प्रायः हेड, नेक और टेल में बटा होता है। इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद आपको बताना है कि ये हेड, नेक और टेल में बटा होता है। इसका जो हेड वाला भाग होता है, ये पार्ट्स देख रहे हैं आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हेड वाला पार्ट्स होता है, इस हेड वाले पार्ट्स जो होता है वो बेंजीन के आकार का होता है। कैसा होता है, बेंजीन के आकार का होता है, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है षटकोणीय कहते हैं। षटभुज के आकार का होता है, षटकोणीय कहते हैं। इस चारों ओर से एक प्रोटीन के आवरण से क्या होता है, ढका होता है, ठीक है, प्रोटीन के आवरण से ढका होता है। इस हेड वाले पार्ट्स के अंदर जेनेटिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। यही डीएनए इसका क्या है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। किसका, बैक्टीरियोफेज वायरस का। हेडिंग क्या पड़ी जाएगी, नेक। बताएंगे हेड का निचला जो पार्ट्स होता है वो नेक द्वारा जुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं, गर्दन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, गर्दन कहते हैं। ये भाग देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं गर्दन। ये प्रायः जो गर्दन होती है इसकी, ये रॉड के आकार के शेप्ड की होती है, रॉड शेप्ड के आकार की होती है। हेडिंग क्या पड़ेगी, टेल। स्टूडेंट बहुत इजीली मैं बता रहा हूँ आपको, हेडिंग क्या पड़ जाएगी, टेल। बैक्टीरियोफेज वायरस का जो निचला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। टेल मीन्स पूंछ या पूंछ बोलते हो आप लोग, पूंछ। टेल जो होता है एक प्लेट नुमा रचना से जुड़ा होता है, जिसे टेल प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेल प्लेट कहा जाता है। और इन टेल प्लेटों के द्वारा पतले पतले धागे नुमा रचना निकली होती है। पतले पतले धागे नुमा क्या निकली होती है, रचना निकली होती है। इस पतले पतले धागे नुमा रचना को टेल फाइबर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, टेल फाइबर, इसे टेल फाइबर कहते हैं। टेल फाइबर का काम क्या होता है, जैसे ही कोई जीवाणु इसके पास आता है या ये जीवाणु के पास जाता है तो क्या करता है, इस टेल फाइबर के द्वारा ये जीवाणुओं पर चिपक जाता है और उन्हें संक्रमित कर देता है, अपना डीएनए उनके डीएनए में इंसर्ट कर देता है, ठीक है ना। इंजेक्ट करेगा, जैसे ही इंजेक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया उसके संक्रमित हो जाता है। इसीलिए तो इसको बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं विषाणुओं का आर्थिक महत्व। क्या है विषाणुओं का आर्थिक महत्व। ये बैक्टीरियोफेज वायरस आप देख रहे हैं ना, ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है
इसमें लाभदायक भी क्रियाएं होती हैं और हानिकारक भी क्रियाएं होती हैं, यानी कि यूजफुल एक्टिविटीज़ भी होती है और क्या होती है, हानिकारक भी क्या होती है, एक्टिविटीज़ होती है। ठीक, तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम लोग यूजफुल एक्टिविटीज़ के बारे में। यूजफुल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस देख रहे हैं आप, ये जीवाणुओं को संक्रमित करके इन्हें क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। समझ रहे हैं आप, जो बैक्टीरियोफेज वायरस मैंने बताया था, बैक्टीरियोफेज वायरस का मतलब ये हुआ कि जीवाणु भोजी वायरस, जीवाणुओं को भोजन के रूप में भक्षण करना, यानी कि जीवाणुओं को संक्रमित करेगा और उन्हें नष्ट कर देगा। नष्ट कर देगा तो यानी कि क्या है, ये हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, इसका उपयोग उपचार में किया जाता है, उपचार एवं रोकथाम में किया जाता है। जैसे अतिसार, पेचिश, ये आदि प्रकार के क्या होते हैं, रोग होते हैं स्टूडेंट। अतिसार एक प्रकार का रोग होता है, पेचिश भी एक प्रकार का रोग होता है। ये सब रोग जो होते हैं ये बैक्टीरिया के माध्यम से फैल जाते हैं, तो इनको नष्ट कर देता है, जिससे हम इन दोनों रोगों से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। आदि रोगों से उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, जब ये नष्ट कर देगा तो हमें इस टाइप के रोग हमें नहीं होंगे, इसीलिए हमारे लिए क्या है, ये लाभदायक क्रियाएं हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं यूजफुल एक्टिविटीज़। ठीक है, आप देख लीजिए आप अगला हानिकारक एक्टिविटीज़। आइए आप जान लेते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में, यानी कि हानिकारक क्रियाएं क्या होती हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विषाणुओं का आर्थिक महत्व और यूजफुल आपको बता दिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, हार्मफुल एक्टिविटीज। बैक्टीरियोफेज वायरस का डायग्राम आपके सामने है और हम बात कर रहे हैं हानिकारक। हानिकारक हमारे ऊपर हानिकारक क्या प्रभाव डालता है, देखिएगा। पहला मैंने लिखा है कि ये मनुष्यों में अनेक हानिकारक संक्रामक जो रोग होते हैं वो विषाणुओं के कारण होता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो अनेक प्रकार के संक्रामक रोग होता है वो किससे होता है, विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है, वो बैक्टीरिया से नहीं होता है। जैसे जुखाम हो गया, साधारण जो जुखाम होता है, हमने आपको एक लिस्ट बनाई के दिखाया था कि जुखाम किससे होता है और हार्पिस किससे होता है, रेबीज किससे होता है, पोलियो किससे होता है, तो सभी वायरसों के नाम बताए थे और मैंने आपको बताया था कि ये कैसे हमारे शरीर को किस अंग पर प्रभावित होता है। ठीक है, प्रभाव डालता है। ठीक, तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसको देख सकते हैं इसके बारे में। तो जुखाम हो गया, गलसुआ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, हार्पिस, रेबीज, डेंगू, चेचक, पोलियो, कैंसर, एड्स आदि सब रोग क्या होते हैं। एड्स जो सब रोग हैं इस टाइप के, ये किससे होता है, वायरसों से होता है, यानी कि वायरस के द्वारा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं, इन सब के क्या हैं, एक प्रकार के वायरस हैं, इसीलिए हमारे लिए क्या है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमारे शरीर में ये अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं प्रियांश। ठीक है, ये प्रियांश लिखा हुआ है, बहुत पूछा जाता है, एनसीईआरटी का है, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, इंटर में, बीएससी में, और सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है आपके कंपटीशन ग्रुप में। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं, तो ये एक प्रियांश है जो बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही छोटा है। मैं आपको बता दूं, जो बैक्टीरिया आपने अभी तक पढ़ा है, उस बैक्टीरिया से यानी विषाणु की तुलना में ये 100 गुना छोटा होता है। आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैंने बताया था सूक्ष्म कण होते हैं और इन्हें फ़िल्टर पेपर के द्वारा अगर हम छाने तो छान नहीं सकते हैं, छन्नी से छाने तो ये आर पार चले जाते हैं। इसकी खोज वैज्ञानिक ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था हैंग एंड क्लास्क। ठीक है ना, हैंग एंड क्लास्क वैज्ञानिक ने 1966 में प्रियांश की खोज की थी। बहुत समझ लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक नवीन किस्म का उपबीजाणु होता है। ये एक नवीन किस्म का क्या होता है, विषाणु होता है, जो रोगजनक रूप से फैलाता है, यानी रोगजनक होता है। इस उपबीजाणु का रोगजनक की खोज का अध्ययन वैज्ञानिक किसने किया था, वैज्ञानिक ब्रिटिश हैंग यानी ब्रिटिश में रहने वाले वैज्ञानिक हैंग एंड क्लास्क ने इसका किया था, जिन्हें प्रियांश कहा गया।
उन्होंने इसका अध्ययन किया, इसको प्रियांस कह दिया। इसमें स्टूडेंट बता दें, इसमें स्वयं का, इसके अंदर अपने आप का कोई भी आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो, इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें ना तो आरएनए होगा ना तो डीएनए, मैंने अपने स्वयं का, इनके अंदर अपने का स्वयं का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो नहीं पाया जाता है। लेकिन ये 2 या 3 प्रोटीन के अणुओं द्वारा बने होते हैं। 2 या 3 अणु जो होते हैं प्रोटीन के, उनके द्वारा ये बने होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रियांस कहते हैं। ये विषाणुओं की तुलना में 100 गुना क्या होते हैं, छोटे होते हैं। 100 गुना क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और ये परपोषी होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, परपोषी होते हैं। और सजीव कोशिका में जनन करके, सजीव कोशिका पर जाएंगे, उसी पर जनन करके अपनी एक नई पहचान बनाए रखते हैं। ठीक, इनके द्वारा अनेक रोग उत्पन्न होता है। एक रोग मैंने लिख दिया यहाँ पर, सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इसको बोलते हैं। ये एक प्रकार का सिंड्रोम रोग है जो प्रियांस के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये। देखिए स्टूडेंट, अब एक टॉपिक है आपका सैटेलाइट विषाणु, यानी कि सैटेलाइट जो वायरस होता है वो बता दें हम आपको, ये अपूर्ण विषाणु होता है। क्या होता है, अपूर्ण विषाणु होता है, जो दूसरे विषाणुओं पर आश्रित रहता है। ठीक है, दूसरे विषाणुओं पर क्या रहता है, आश्रित होता है। इसमें एक छोटे आरएनए के अणु पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे से आरएनए के अणु बने होते हैं या पाए जाते हैं, तथा ये अपने गुणन के लिए दूसरे विषाणुओं पर आश्रित रहते हैं। मतलब उनमें जो रेप्लिकेशन क्रिया होती है, इसको बोलते हैं गुणन, उसके लिए भी ये दूसरे विषाणुओं पर आश्रित होते हैं। क्यों भैया, क्योंकि ये कैसे होते हैं, अपूर्ण विषाणु होते हैं। इसके अंतर्गत एडिनो वायरस आता है या एडिनो विषाणु आता है। ये आपके सामने है एडिनो विषाणु। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर समाप्त हो गया है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है मोनेरा। ठीक, मोनेरा एक प्रकार का किंगडम है, यानी जगत है। उस जगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में। आज के लिए इतना ही।